हेलो एवरीवन। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस के अंदर सलाइवरी सिक्रीशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि सलाइवा जो है इट मॉइस्टन्स, लुब्रिकेट्स एंड पार्शली डाइजेस्ट फूड। सलाइवरी सिक्रीशंस जो हैं दे ओरिजिनेट इन द ग्लैंड एसएनआई एंड दे आर मॉडिफाइड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड द इंटरकलेटेड डक्ट्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स की जितनी भी सिक्रीशंस हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और आज हम देखेंगे कि रूमिनेंट सलाइवा जो है इट इज़ अ बायोकार्बोनेट फॉस्फेट बफर दैट इज सिक्रीटेड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज़। और ये फॉस्फेट बायोकार्बोनेट सिक्रीशंस हैं और सोडियम क्लोराइड सिक्रीशंस हैं, ये सलाइवा के अंदर कैसे होती हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और यही आपके लर्निंग आउटकम्स भी हैं दैट you should be able to describe the process of excretion of sodium chloride and bicarbonate phosphate electrolytes or formation of bicarbonate phosphate buffer in the ruminant saliva। अब जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, सलाइवरी ग्लैंड जो है इट इज़ अ टिपिकल एसएनआर ग्लैंड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए आर्बोराइजिंग सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये एंड करती हैं सेलुलर इवेजिनेशंस में, जिनको एसएनआई भी कहते हैं। सेलुलर एपिथेलियम जो है एसएनआई की ये फंक्शनली डिस्टिंक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट से, बिकॉज यहाँ पे एसेंशली सिक्रीशंस होती हैं और आगे चल के मॉडिफिकेशन होती है कलेक्टिंग डक्ट्स में या इंटरकलेटेड डक्ट्स में। सलाइवा जो है इट इज़ इनिशियली सिक्रीटेड इनटू द ल्यूमन ऑफ द एसिनाई, और ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं ऑफ द एसिनाई जो हैं दे कैन सिक्रीट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, म्यूकस इनटू द सलाइवा। अब जैसे जैसे न्यूली फॉर्म्ड सलाइवा जो है इट विल प्रोग्रेस थ्रू द इंटरकलेटेड डक्ट्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स, इट विल बी मॉडिफाइड। इसकी कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी। डक्ट एपिथेलियम जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगी इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसमें सबसे ज़्यादा सोडियम एंड क्लोराइड जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगे। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सलाइवा जो है वो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट इज़ हाइपोटोनिक। तो जो सलाइवा है वो हाइपोटोनिक होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जहाँ से ये फॉर्म हो रहा था। यानी सलाइवा विल बी लेसर इन कंसंट्रेशन एज फार एज इलेक्ट्रोलाइट्स इज कंसर्न्ड कंपेयर टू ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये इसलिए भी है कि सलाइवा जो है उसके अंदर से मोस्टली सोडियम और क्लोराइड जो है वो रिमूव हो चुका हुआ है। सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर आपने ये याद रखना है कि रूमिनेंट्स जो हैं the saliva in the ruminants is isotonic as compared to extracellular fluid। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको रूमिनेंट्स के सलाइवा के अंदर ज़्यादा बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट की कंसंट्रेशंस मिलेंगी। और ये भी हम आगे देखते हैं कि कितनी फोल्ड है और ये बाइकार्बोनेट फॉस्फेट सिक्रीशन का फ़ायदा क्या है, ये किस तरीके से होती है। एट हाई रेट्स ऑफ सलाइवरी फ्लो देयर इज़ लिटिल मॉडिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रूमिनेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवरी फ्लो रेट्स होते हैं, और जैसे जैसे ज़्यादा सलाइवरी फ्लो होगा लिटिल मॉडिफिकेशन होगी, और इसके नतीजे में टॉनिसिटी ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन भी निस्बतन कांस्टेंट रहेगी एज़ कंपेयर टू लो फ्लो रेट्स ऑफ सलाइवा। तो रूमिनेंट्स के अंदर जनरली सलाइवा की प्रोडक्शन बहुत तेज़ होती है, फ्लो रेट भी ज़्यादा होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 100 to 200 लीटर्स ऑफ सलाइवा इज़ फॉर्म्ड इन 24 आवर्स इन रूमिनेंट्स। तो आगे देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से इनकी सिक्रीशंस होती हैं। अब अगर आप देखोगे तो रूमिनेंट सलाइवा इज़ रिच इन बायोकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर्स, एंड this process is very essential because you have to neutralize the volatile fatty acids that are going to be produced in the rumen। तो अगर आप देखोगे नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ रूमिनेंट पैरोटिड सलाइवा इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सलाइवा ऑफ द मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स। और अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं तो इस तरफ अगर आप देखो हमारे पास मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप देखोगे सोडियम के अंदर
तो हमारे पास सोडियम सीरम के अंदर कितना है, रूमिनेंट सलाइवा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और कैनाइन सलाइवा के अंदर अगर आप देखो तो मोस्टली रीअब्जॉर्ब होता जाएगा जब वो डक्ट्स के अंदर से पास करेगा, कलेक्टिंग डक्ट से या इंटरकलेटेड डक्ट से। तो सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी कम होगी कंपेयर टू सीरम या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और रूमिनेंट्स के अंदर वो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सीरम या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अगर आप देखोगे तो उसके अंदर यूनिफॉर्म सीरम के अंदर कंसंट्रेशन रहती है। इसके बाद हमारे पास क्लोराइड आयंस है। क्लोराइड आयंस के अंदर अगेन रूमिनेंट्स के अंदर भी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है सलाइवा के अंदर, और कैनाइंस के अंदर भी डिक्रीज कर रही है कंपेयर टू सीरम वैल्यूज ऑफ क्लोराइड। इसी तरीके से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस है। बाइकार्बोनेट आयंस नॉर्मली अगर आप देखोगे सीरम के अंदर तो तकरीबन 25 मिलीमोल्स पर लीटर है। आप देखो कि इस ये जो रूमिनेंट के अंदर ये वैल्यू जो है ये तकरीबन 5 से 6 गुना इंक्रीज हो गई है। तो बाइकार्बोनेट इज secreted in very large quantities in the saliva of the ruminants, और कैनाइन सलाइवा जो है उसके अंदर अगेन बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो कम है, बिकॉज ये मोनोगैस्ट्रिक्स है, इनके अंदर इतनी एसेंशियल नहीं है। आगे हम चल के देखेंगे कि स्टमक भी कुछ ना कुछ बाइकार्बोनेट आयंस क्रिएट करता है अपने म्यूकस के अंदर ताकि HCl को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके बाद हमारे पास फॉस्फेट है। फॉस्फेट भी अगर आप देखो तो एज कंपेयर टू सीरम, रूमिनेंट के सलाइवा के अंदर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कितनी मैसिव है। तो इसलिए रूमिनेंट सलाइवा इज आइसोटोनिक कंपेयर्ड विद ब्लड सीरम बिकॉज इट हैज़ हाई कंसंट्रेशंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट, और इसकी ऑब्वियसली बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट की वजह से इसकी पीएच जो है वो अल्कलाइन होगी, ज़्यादा होगी। दिस इज़ वेल बफर्ड सोल्यूशन एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स इन द रूमेन। रूमिनेंट्स क्रिएट इट इन इनॉर्मस क्वांटिटीज़, और मैंने आपको बार बार बताया अबाउट 100 to 200 लीटर्स ऑफ सलाइवा पर डे रूमिनेंट के अंदर, एक अडल्ट काउ के अंदर ये प्रोड्यूस होगा। दिस वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ मोस्ट अडल्ट कैटल। अगर आप देखोगे तो ये सलाइवा जितना प्रोड्यूस हो रहा है तकरीबन इतना ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उस अडल्ट कैटल के अंदर होगा। इसलिए अगर आप देखो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज सब्सटेंसेस शुड बी एब्जॉर्ब्ड आफ्टरवर्ड्स। जब ये रूमन के अंदर चले जाएं और आगे प्रोसेस हों तो ये ही इलेक्ट्रोलाइट्स वापस रीअब्जॉर्ब हो के सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो कैटल है वो उसके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर ये लूज होते जाएं यही इलेक्ट्रोलाइट्स तो देयर इज़ वेरी इंक्रीज चांस ऑफ द कैटल डाइंग ऑफ डिहाइड्रेशन। और अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर आप देखोगे जिस तरह के ब्लॉकेज ऑफ ईसोफेगस वगैरह अगर कैटल के अंदर या रूमिनेंट्स में हो जाए तो फ्लो ऑफ सलाइवा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो ह्यूमन की तरफ नहीं जाता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ नहीं जाता, बाहर ही ड्रूल आउट होता जाता है, गिरता जाता है, जिसके वजह से कैटल जो है it becomes dehydrated and there is increased ruminal acidosis, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होने की वजह से कैटल कैन डाई फ्रॉम डिहाइड्रेशन। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के, मैंने आपको पीछे वैसे एग्जांपल्स दी थी कुछ ना कुछ जिसमें हम रेन्यूला या म्यूकोसील वगैरह डिस्कस किया, तो आप वो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर उसकी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब हमारे पास हमने इसको एक्सटेंसिवली कवर भी किया है वैसे। स्लाइवरी कॉम्पोजिशन के अंदर हमारे पास वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस के अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, एंजाइम्स हैं एमालेज और लाइपेज डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है एमालेज और लाइपेज की प्रेजेंस में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लाइसोजाइम्स, थायोसाइनेट आयंस जो कि बैक्टीरियासिडल एक्शंस प्रोवाइड करते हैं। रूमिनेंट्स के अंदर यूरिया। रेगुलेशन of salivary secretion is important. Salivary glands जो हैं they are regulated by the parasympathetic nervous system, और
ऑटोनॉमिक पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स जो हैं फेशियल एंड ग्लॉसोफरेंजियल नर्व्स की, वो इसको स्क्रीटरी सेल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एसएनआई को इनर्वेट करती हैं और वो स्टिमुलेट करती हैं सेल्स को थ्रू कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। सारे की सारी सलाइवरी एक्टिविटी जो है इसी मैकेनिज़्म से स्टिमुलेट होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, एंजाइमेटिक सक्रीशंस होती हैं। अब इसमें सेफेलिक फेज भी आएगा, जिसमें एंड आप अभी एंटिसिपेट कर रहे हो, या एनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंदर भी एंटिसिपेशन ऑफ ईटिंग है, उसकी वजह से पैरासिम्पथेटिक रिस्पांस जनरेट होता है, जिसकी वजह से सलाइवरी सक्रीशंस इंक्रीज कर जाती हैं। ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी था, पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, जिसमें पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड वाज produced or evoked in dogs by साउंड ऑफ ए रिंगिंग बेल, और डॉग्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है टू एंटिसिपेट ईटिंग आफ्टर हीयरिंग द बेल। ये उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर था, और इसके अंदर जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुड रेगुलेट दी डाइजेस्टिव फंक्शंस। फिर च्यूइंग एंड स्टिमुलेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स in addition to the anticipation of eating are important sensory या afferent stimuli for salivation. Salivary secretory cells are also containing beta adrenergic receptors that are activated by sympathetic nerve stimulation or circulating catecholamines. इस form of stimulation को जो है ना, इसकी बड़ी कम association है with digestive activity. लेकिन अगर आप देखोगे इट इज़ रिलेटेड टू सेलिवेशन एंड ड्रूलिंग सीन इन कार्निवोर्स प्रिपेयरिंग टू अटैक। तो यही सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस है जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की है, जो सिंपथेटिक नर्व स्टिमुलेट करेगा इन रिस्पांस टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स। तो उसमें सिर्फ यही है कि जो जानवर जो हैं कार्निवोर्स, जिस तरह डॉग्स हैं, वो अगर किसी को अटैक करने लगे तो वहीं पर ही आपको सेलिवेशन या ड्रूलिंग मिलेगी, एंड दैट इज़ ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, और सिंपथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो कि कैटेकोलामिन्स, जिसको हम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के को भी उनको कैटेकोलामिन्स भी कहते हैं, तो ये उनके रिस्पांस में होगी। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं दे आर यूनिक बिकॉज इसका और कोई इसके अलावा रेगुलेटरी इफेक्ट नहीं मिलेगा। आगे आप स्टमक में देखोगे तो उसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया मॉर्टिलिन वगैरह, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स आर यूनिक बिकॉज देयर इज़ नो एंडोक्राइन रेगुलेटरी कंपोनेंट टू इट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्राइमरी सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर जो किस मैकेनिज्म है, ये किस तरीके से होता है। तो अगर आप देखो ये एक स्क्रीटरी सेल है विद इन दी सलाइवरी ग्लैंड, इसके इस तरफ जो है ल्यूमन है और दूसरी तरफ जो है ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो अब जितना भी हमारे पास सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से मूव करके ल्यूमन की तरफ जा सकती है। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया गया है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ड्राइव करता है। तो अब अगर आप देखो हमारे पास ये एपिकल मेम्ब्रेन है दैट इज़ टुवर्ड्स द साइड ऑफ द ल्यूमेन, और ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है विच इज़ टुवर्ड्स द साइड ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप अगर हो जो कि सोडियम को सेल के अंदर से मूव करवा के बाहर की तरफ लेके जा रहा हो और पोटेशियम को अंदर की तरफ लेके जा रहा हो, और दिस इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिकॉज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम की कम होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है, जिसको हम पंप ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ये सोडियम की कंसंट्रेशन और ज़्यादा डिक्रीज करता है इनसाइड द स्क्रीटरी सेल थ्रू दिस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, और पोटेशियम की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशंस इंक्रीज करती हैं। अब जब सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे एक और चैनल पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ये ऑटोमेटिकली ये ट्रांसपोर्टर जो है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो है, इट इज़ अल्टीमेटली पावर्ड बाय सोडियम ग्रेडियंट मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप ऑन दिस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। तो ऑब्वियसली उसको रिप्लेस करने के लिए ये पंप चलेगा, और जब सोडियम को ये इनवर्ड लेके आएगा तो साथ ही साथ पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयंस भी आएंगे।
अब जब क्लोराइड सेल के अंदर आएगा तो क्लोराइड विल देन फ्लो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द ल्यूमेन थ्रू एन एनाइन कंडक्टस ऑन दी एपिकल चैनल। तो इस एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक चैनल पड़ा हुआ है, इसके थ्रू क्लोराइड आयंस जो हैं वो मूव करके टुवर्ड्स दी ल्यूमन आ जाएंगे। सोडियम जो है वो ऑब्वियसली जो अंदर आया वो अगेन सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो मूव करता रहेगा, तो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम अगेन कम होगी, ये और ज़्यादा ड्राइव होगा और ये ड्राइव होने के नतीजे में क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा टुवर्ड्स दी ल्यूमन आता जाएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ट्रांसफ़र ऑफ ए नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दी ब्लड इनटू दी ल्यूमेन, ये क्लोराइड आयन जो है इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज आयन, तो इसकी मूवमेंट हो रही है फ्रॉम ब्लड इनटू दी ल्यूमेन, तो दैट रिक्वायर्स अ कैटायन आल्सो दैट शुड फॉलो इट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ओवर हेयर। तो अब हमारे पास क्या होगा कि सोडियम जो है इट विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू द ल्यूमेन थ्रू ए लो रेजिस्टेंस पैरासेलुलर पाथवे। ये दो सेल्स के दरमियान में एक पैरासेलुलर पाथवे है जिसके ज़रिए सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर से मूव करके टुवर्ड्स दी ल्यूमन आ जाएगा, एंड इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस पैरासेलुलर पाथवे। और इसके नतीजे में अगर आप देखोगे तो हमारे पास और ये मैंने अगली स्लाइड में क्वेश्चन भी रखा हुआ है कि हमें कितने मोल्स ऑफ एटीपी जो हैं वो चाहिए होंगे कि हम यहाँ पे 6 सोडियम क्लोराइड के मोल्स जो हैं वो बना सकें। हाउ मच मोल्स ऑफ एटीपी आर नीडेड so that 6 moles of sodium chloride are secreted into the lumen to maintain a steady state low intracellular sodium concentration। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका अब आपने जवाब ढूंढ के बुक से कंसल्ट करके तो फिर मैं इसको फर्दर इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है जिसके ज़रिए सोडियम क्लोराइड एंड वाटर की स्क्रीशन हो रही है। ऑब्वियसली जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर विल टेंड टू फॉलो इट, so this is a mechanism through which sodium chloride and water are secreted into the lumen of the acinar gland, जहाँ पे अब ये सलाइवा के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ एंटर होना शुरू होगी, क्लोराइड सोडियम और वाटर साथ साथ, जिसने एक्वस माइलियो भी प्रोवाइड करना है। अब अगर आप देखो तो ये पिछले स्लाइड की एक तरह से थ्योरी है जिसमें इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लेस कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे जो कि सोडियम को सेल से बाहर मूव करवा रहा है और इट इज़ डिक्रीजिंग इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन। इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर ऑन दी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन वो चलेगा जो कि क्लोराइड को लेके आएगा पहले सेल के अंदर और फिर उसके बाद ल्यूमन पे। उसके बाद सोडियम जो है वो पैरासेलुलर पाथवे से मूव करके फ्रॉम दी ब्लड टू द ल्यूमन मूव करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जा सके। ये क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 6 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू द ल्यूमन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कंसिडरिंग दैट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड एट द बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। तो ये पिछली स्लाइड को आपने ऑब्जर्व करके एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको करने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर खुद ढूंढना है। अब पीछे तो हमने सोडियम क्लोराइड को डिस्कस किया और वाटर को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये किस तरीके से सक्रीट होते हैं फ्रॉम दी ब्लड इनटू दी ल्यूमन ऑफ दी एसिनार या एसिना सलाइवरी ग्लैंड। तो अगर आप देखो हमारे पास ये अगेन ल्यूमन शो हुई है, ब्लड है, सेक्रेटरी सेल है, एपिकल मेम्ब्रेन है और बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास अगेन इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है जो कि एटीपी के एक्सपेंस पे काम कर रहा है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। जब ये काम करेगा, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो रही है तो इसके एक्सपेंस पे यहाँ पे एक और हमारे पास एक्सचेंजर पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर।
तो the cells of excretory and piece may be modified to excrete bicarbonate ions instead of or in addition to chloride ions by the addition of this sodium hydrogen exchange process on the basolateral membrane. ये क्या करेगा कि जैसे जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती जाएगी तो ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर उस सोडियम की डेफिशिएंसी को जो सेल के अंदर क्रिएट हो रही है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और सोडियम अंदर की तरफ लेके आएगा। अब सोडियम जैसे ही अंदर की तरफ लेके आएगा उसके एक्सपेंस पे हाइड्रोजन आयंस बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस का कोई सोर्स मौजूद है और अगर आपको याद हो हमने एक्सटेंसिवली पढ़ा है वो सोर्स है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड किस तरह बनता है? बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आगे चल के H2CO3 भी बन सकता है और हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस भी बन सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने उसे कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया और उससे हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस बन गए। अब ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं बाहर की तरफ मूव करेंगे इस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की वजह से। इसकी मूवमेंट टुवर्ड्स दी ब्लड में होने की वजह से जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं यहाँ पे, अब दीज विल बी अलोन बिकॉज हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं और वो इसके साथ बाइंड करके रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए कार्बोनिक एसिड नहीं बना रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस के पास ये एक तरीका है कि जो यहाँ पे जब एक रिजल्टेंट इंक्रीज आ रही है इंट्रासेलुलर बाइकार्बोनेट आयंस में, तो इसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयंस की स्क्रीशन हो जाएगी थ्रू द एनायन कंडक्टेंस चैनल दैट इज लोकेटेड ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन। तो अब हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं दे विल इवेंचुअली बी secreted into the lumen because of their increase in the intracellular bicarbonate concentration, और उसकी वजह से सब्सिक्वेंट स्क्रीशन हो जाएगी बाइकार्बोनेट आयन की थ्रू दी एनायन कंडक्टेंस ऑन दी एपिकल मेम्ब्रेन। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस की स्क्रीशन का एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें अब बाइकार्बोनेट इस तरफ जाएगा, कॉन्टीन्यूसली ल्यूमन की तरफ जाएगा। अब आप इसमें ये ज़रूर कह सकते हो कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज करती जा रही है और ये बाइकार्बोनेट सलाइवा के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर अब आप देखो तो यही बाइकार्बोनेट आयंस सलाइवा के अंदर जब रूमिनेंट्स इसको अपने फूड के साथ स्वॉलो कर लेंगे तो ल्यूमन के अंदर जाएगा और अल्टीमेटली दीज बाइकार्बोनेट आयंस विल बी रीअब्जॉर्ब्ड और बाद में जाके ये इस कंडीशन को जो कि थोड़ी देर के लिए फॉर ए ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम आती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। लेकिन अगर यही बाइकार्बोनेट आयंस किसी ब्लॉकेज की वजह से लूज हो जाएं या कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए जिसमें सलाइवा जो है वो बाहर गिर रहा है और ह्यूमन के अंदर नहीं जा रहा, तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन के अंदर भी कॉन्टीन्यूसली अगर आप देखोगे तो वोलाटाइल फैटी एसिड्स बन रहे हैं, वो और ज़्यादा एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो द लॉस ऑफ सलाइवा स्पेशली इन द रूमिनेंट्स will lead to loss of bicarbonate ions and it can lead to acidosis। और इसीलिए अगर आप ये देखो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे आ ही इसलिए रहे हैं कि ये आगे चल के फॉस्फेट के साथ भी और बाइकार्बोनेट फॉस्फेट बफर मिलके ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले वोलाटाइल फैटी एसिड्स को जो एसिड्स कॉन्टीन्यूसली ह्यूमन के अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। सो दिस इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल, और अगर ये कोई ब्लॉकेड आती है तो उसमें फिर हमारे पास ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं देयर इज अ चांस कि ये हम लूज कर जाएं। जब रूमिनेंट्स ये लूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगी इसकी वजह से भी, और ह्यूमन के अंदर जो आगे चल के वोलाटाइल फैटी एसिड्स कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे टू दी एसिडोसिस, टू दी फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट इन द ब्लड और सब्सिक्वेंटली
एसिडोसिस इन द बॉडी। ये ऑब्वियसली जब बाइकार्बोनेट एक नेगेटिव आयन है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम जो है वो मूव करके आएगा थ्रू दी पैरासेलुलर पाथवे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये उसी डायग्राम की जो हमने पीछे अभी स्लाइड डिस्कस की है उसी की थ्योरी है कि इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लेस कंपेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन। There is a channel sodium potassium ATPase pump on the basolateral membrane. This pump moves sodium out of the cell and it decreases intracellular sodium concentration. सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पड़ा हुआ है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे जो कि रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन आयंस को। जब हाइड्रोजन आयंस रिमूव करेंगे तो हमारे पास इंट्रासेलुलर बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर देगी, बिकॉज ये बाइकार्बोनेट पाइल अप होते जाएंगे। फिर जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो फिर हमारे पास एक एपिकल एनायन कंडक्टस चैनल के जरिए बाइकार्बोनेट जो है वो मूव करके फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द salivary gland आ जाएंगे। एपिकल एनायन कंडक्टस इज एक्टिवेटेड थ्रू द इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड। तो ये जितनी भी बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये तब ही इसकी बाइकार्बोनेट एनायन कंडक्टेंस चैनल जो पड़ा हुआ है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे ये तभी एक्टिवेट होगा जब हमारे पास पैरासिम्पथेटिकली स्टिमुलेशन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। उसके नतीजे में इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन कैल्शियम की इंक्रीज़ करेगी, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाला चैनल जो है ये ओपन होगा और इंट्रासेलुलर बाइकार्बोनेट जो है जो कि इंक्रीज हुआ था अब वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी ल्यूमेन। सोडियम जो है ये याद रखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए चाहे वो क्लोराइड हो या वो बाइकार्बोनेट हो सोडियम जो है वो फॉलो करेगा। ऑब्वियसली जब सोडियम फॉलो करेगा और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से पैरासेलुलर पाथवे ब्लड से पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू सोडियम मूव करके आएगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, तो उसके साथ साथ वो अपने वाटर भी लेके आएगा। तो अब हमारे पास क्लोराइड आयंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, सोडियम भी इंक्रीज कर रहा है सलाइवा में, बाइकार्बोनेट आयंस भी इंक्रीज कर रहे हैं और सोडियम पैरासेलुलर पाथवे के जरिए आ रहा है तो वो अपने साथ वाटर भी लेके आ रहा है। और जितना ज़्यादा वाटर आएगा उतना ही अच्छा एक्वस माइल्यू या वाटरी कंटेंट या सीरस कंटेंट सलाइवा के अंदर बेहतर होता जाएगा और वो ही हेल्प करेगा रफ फूड को, ऐसा फूड जो कि ड्राई है उसको प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करने मैस्टिकेट करने में, इन एडिशन टू म्यूकस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अब हमने पीछे तो हमने डिस्कस किया है स्क्रीटरी एक्टिविटी, बट हाउ द सलाइवा इज मॉडिफाइड बाय द डक्ट एपिथेलियम। तो अगर हमारे पास ये एक डक्ट सेल है, इस तरफ ल्यूमेन है, इस तरफ ब्लड है, हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन है और फिर हमारे पास बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। तो अब हम देखते हैं कि जो सलाइवा एसएनआर से एक्सक्रीट हो के जो ल्यूमेन में है वो आ रहा है, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस तरीके से मॉड्यूलेट हो सकते हैं एंड हाउ कैन द डक्ट सिस्टम मॉडिफाई दी प्राइमरी एक्सक्रीशंस जो कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर ने और बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन वगैरह जितने भी सोडियम क्लोराइड के एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म थे पीछे, वो जो कंसंट्रेशंस हैं उनको मॉड्यूलेट किस तरीके से किया जा सकता है। तो अब अगेन हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज कर रहा है। अब हमारे पास अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे एक सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर बताया था। ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो है एसिनार सेल्स के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे है, बट दैट सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर कैन आल्सो एग्जिस्ट ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन एज वेल, और इन एडिशन देयर इज ए हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज दैट इज गोइंग ऑन इन पैरेलल ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और पोटेशियम जो है वो यहाँ से पोटेशियम यहाँ पे स्क्रीट होगा और हाइड्रोजन और सोडियम जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है।
तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से होती है। अब इंट्रासेलुलर सोडियम की कंसनट्रेशन जैसे जैसे इसमें डिक्रीज करेगी तो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट सिस्टम तो यहाँ पे एक्टिव है ही, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जहन में रखो, ये अब मैं आपको डक्ट सेल का बता रहा हूँ। तो डक्ट सेल के अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं दे कैन गो इनटू द ब्लड, और जो पीछे हाइड्रोजन आयंस एब्जॉर्ब हो रहे थे एसिनार सेल्स में दे कैन न्यूट्रलाइज देम। हाइड्रोजन आयंस जो हैं दे कैन go into the lumen through the sodium hydrogen exchanger as well as hydrogen potassium exchanger। हाइड्रोजन आयन जो हैं वो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के ज़रिए जाएंगे इनटू द ल्यूमेन, जहाँ पे उसको बाइकार्बोनेट आयंस मिल सकते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस से अगर वो बाइंड करेंगे तो अगेन इट कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और अगर ये बाइंड ना करें तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं दे कैन अगेन गो बैक इनटू द सेल थ्रू दिस हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase pump। This is generally a simple exchange process, but movement of hydrogen into the cell and potassium out of the cell into the lumen is at the expense of ATP। इसीलिए इसको हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप कह रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सोडियम की कुछ रीअब्जॉर्प्शन हुई, हाइड्रोजन जो है वो भी वापस रीअब्जॉर्ब हो सकता है, और पोटेशियम की साथ साथ स्क्रीशन हो सकती है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड, ल्यूमेन ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। और इसी तरीके से हमारे पास जो डक्ट सेल हैं वो कॉन्टीन्यूसली मॉड्यूलेट करते रहेंगे। अगर ज़्यादा सलाइवा को ज़रूरत से ज़्यादा भी अल्कलाइन नहीं होने देना तो उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है हाइड्रोजन आयंस। और अगर वो इतने हैं कि फूड लिया है और अब हमें और अगर र्यूमिनेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं हमें फर्मेंटेशन के नतीजे में बाइकार्बोनेट आयंस चाहिए, अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये हाइड्रोजन आयंस अगेन हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप के ज़रिए वापस सेल के अंदर जा सकते हैं। और ये जब ये जाएगा तो ऑब्वियसली पोटेशियम विल इनएविटेबली बी सिक्रीटेड इनटू द ल्यूमन, और जैसे ही पोटेशियम भी अब ऐड अप हो रहा है इसके अंदर तो हमारे पास मॉडिफिकेशन हो रही है सलाइवा की, जिसमें सोडियम थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब हो सकता है, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो सकता है, और पोटेशियम की सिक्रीशन हो सकती है। तो दैट्स हाउ हमारे पास डक्ट सेल जो है वो मॉडिफाई कर सकता है जो प्राइमरी सिक्रीशन थी सलाइवा की, जो कि एसिनार सेल ने हमें बना के दी थी। और the action of these apical processes is increased especially in case of ruminants by aldosterone also। और ये कुछ एविडेंस है कि increased intracellular sodium जो है then secondarily results in up regulation of sodium potassium ATPase pump on the basolateral membrane to pump the excess sodium out। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स जो है फॉर सिक्रीशन अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन भी इंक्रीज कर देगी। और रूमिनेंट्स के अंदर दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस डाइटरी पोटेशियम बैक इनटू द रूमेन एंड फॉर सोडियम एंड वाटर कंजर्वेशन इन डिहाइड्रेटेड एनिमल्स। क्योंकि अगर आप देखो सोडियम वापस नहीं जाएगा तो फिर सोडियम जाएगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा ना, तो आपने ज़्यादा सोडियम भी यहाँ पे नहीं छोड़ देना, इसलिए कि एनिमल अगर इसके कॉन्सिक्वेंस में ज़्यादा सोडियम ऐसे ही चला जाता है तो डिहाइड्रेट हो सकता है। सो फॉर रूमिनेंट्स दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म for excretion of excess dietary potassium back into the rumen and for sodium and water conservation in dehydrated animals, because there is large volume load handled by salivary glands especially in ruminants। अगर नॉन रूमिनेंट्स का देखोगे तो डक्ट सिस्टम जो डक्ट सिस्टम है ये रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम क्लोराइड को, बट जनरली वाटर विल नॉट फॉलो ऑस्मोटिकली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कम कंसंट्रेशन है, लो हाइड्रोलिक कंडक्टेंस है एपिथेलियम की। नॉन रूमिनेंट सलाइवा जो है वो इसीलिए हाइपोटोनिक होता जाएगा वक्त के साथ साथ, बट हमारे पास
जो दूसरे रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर ये एनवायरनमेंट जो है बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट की वजह से जनरली आइसोटोनिक ही रहेगी, निस्बतन उतनी ही रहेगी। और ये भी याद रखना नॉन रूमिनेंट्स में ना फ्लो रेट सलाइवा के बहुत कम होते हैं निस्बतन, तो वो लो स्लाइवरी फ्लो रेट्स की वजह से भी टाइम मिल जाता है सलाइवा को कि और ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाए डक्ट सेल से, और जो सलाइवा है वो ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाए कंपेयर टू रूमिनेंट्स। तो इस लेक्चर को आज हम कंक्लूड करते हैं। आज हमने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की सिक्रीशन देखी है सलाइवा में, फिर बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन देखी है, और वाटर ऑब्वियसली साथ साथ फॉलो करता है बिकॉज सोडियम की पैरासेलुलर मूवमेंट है। फिर हमने मॉडिफिकेशन बाय डक्ट सेल देखी है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा फिर रिव्यू करके तो कंक्लूड कर दूंगा सलाइवी सिक्रीशन को, और फिर हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो प्राइवेटली। अब हैंडआउट्स के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ रहा हूँ और कुछ स्पेसेस भी छोड़ रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप बुक ज़रूर पढ़ो या आप लेक्चर ज़रूर सुनो, ये ना हो कि आखिर में आप सिर्फ पीपीटी के सहारे पे हो। इसलिए अब मैं आपको गैप्ड हैंडआउट्स प्रोवाइड करूँगा। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ डू राइट। स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड।